10 लाख रुपए वाले जो लोग हैं इनको रिलीफ नहीं दिया जाए वरना किस्त नहीं मिलेगी। अब तो हम उस प्रोग्राम में हैं जिसमें फ्रंट लोडेड प्रोग्राम होता है कि पहले आप ये काम करेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। जो सिफारती उन पे प्रेशर था उसको तो उन्होंने समवेज एड्रेस कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो खराब हो। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, पूरी दुनिया इस पे यूनाइट हुई, यूनाइटेड नेशंस का कंसेंसस डेवलप हुआ। जब ये दिन मनाने की बात हुई तो उस पर बहुत रेजिस्टेंस भी आई, इस रेजिस्टेंस के बावजूद ये दिन मना। बजट तो आ गया लेकिन बजट में जो पर्सनल इनकम टैक्स पे 47 अरब का जो रिलीफ दिया गया मुजवजा टैक्स में, वो आईएमएफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आईएमएफ ये कह रहा है कि जो लोग माहाना सिर्फ 2 लाख रुपए कमाते हैं उनको रिलीफ दिया जाए, बाकी 10 लाख रुपए वाले जो लोग हैं इनको रिलीफ नहीं दिया जाए वरना किस्त नहीं मिलेगी। अब ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं डॉलर भी ऊपर जा रहा है, 205 रुपए आज की वो रेट है और साथ ही साथ तकरीबन जो स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है वो 600 पॉइंट्स गिर गई है। इसी सूरत हाल में खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि बजट आ गया लेकिन रिलीफ कोई नहीं है। आईएमएफ के लिए बजट आया, आईएमएफ मान नहीं रहा, डॉलर वैसे ही बढ़ रहा है, रुपया हमारा गैर मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम तमिया। देखें वजूहात तो वही हैं मोरलेस जो आज से 3 महीने पहले थी। कुछ पोर्शन जो है वो पिछले कुछ सालों का भी है ऑफ कोर्स। तो सिचुएशन ख़राब होती गई है। उसकी दो तीन जो इश्यूज हैं वो बड़े वो ये हैं कि जो डिसीजंस थे वो तो कुछ डिसीजंस जो है रोक दिए गए, कुछ डिसीजंस डिले हो गए। रोकने से मुराद ये 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लास्ट में आके रोके, उसका एक इम्पैक्ट, और फिर इस गवर्नमेंट ने और मजीद डिले किया, उसका मजीद ख़राब जो है इम्पैक्ट आया और सिचुएशन को ख़राब जो है ना वो मजीद हुई। तो अब ये है कि बजट आ गया है। बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोबेबली आईएमएफ के साथ डिस्कस होनी होंगी शायद, क्योंकि उसमें देखें ये नहीं हो सकता कि आईएमएफ के साथ पहले डिस्कस ना किया गया हो। लार्ज हाई लेवल की सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनफैक्ट अब तो हम उस प्रोग्राम में हैं जिसमें फ्रंट लोडेड प्रोग्राम होता है कि पहले आप ये काम करेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। बिल्कुल। तो ये बजट में भी ये हुआ होगा कि हाई लेवल की भी बात हुई होगी और निटी-ग्रिटीज की भी बात हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि रिलीफ दे दिए या सोशल सिक्योरिटी नेट्स जो है वो बढ़ा दिए गए और जो आईएमएफ को नहीं ना पता हो। मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ बात हुई, नंबर 1। सेकेंडली, जितना खतरनाक, जितना फेयरफुल जो है वो बजट लग रहा था उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन है समिया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज गिरी भी है। 2 रीजन है उसमें। एक तो ये कि इफेक्टिवली कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ना वो बढ़ गया है। इसमें बैंक्स, इंश्योरेंस, ऑयल कंपनीज और कुछ और 1-2 कंपनीज जिनका स्पेशल शेड्यूल होता है टैक्सेशन का, यानी कि वो स्टैंडर्ड टैक्सेशन से भी ज्यादा टैक्सेशन उन पर लगते हैं क्योंकि उनके नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है, उनमें विंडफॉल गेन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो बैंक्स पे 45% से 47% तक का टैक्स जो है वो अब लग गया है कॉर्पोरेट का। और उसके अलावा जो कंपनियां जो 30 जो है करोड़ रुपए इनकम साल से ज्यादा कमाएंगी वो 29% नहीं बल्कि 31% टैक्स देंगी। तो हम तो वैसे ही इस रीजन में जो है बहुत ज्यादा टैक्स देने वाली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा इस रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। उसके बावजूद हमने टैक्स और बढ़ा दिया, नंबर 1। सेकेंडली, जो इंडिविजुअल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड क्लास जिसे कहते हैं, उनको रिलीफ अच्छा मिला है 6 लाख से 12 लाख तक का, क्योंकि ये 60-70% इसी जो कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 12 लाख तक की होती है। पूरे साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे ऊपर जो हैं उनको ऑफ कोर्स भी रिलीफ है, लेकिन एंड में जाके जो हाई कैटेगरी है, जो जिनकी मे बी करोड़ रुपए महीना तनख्वाह है या 50 लाख से ज्यादा तनख्वाह है, उनको जो है वो थोड़ी हिट पड़ेगी डेफिनेटली। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया वो नहीं करना चाहिए, उसको फौरन रिस्टोर होना चाहिए। वो ये है कि यही इंडिविजुअल्स, चाहे वो 1 लाख कमाता हो, चाहे 30,000 कमाता हो, चाहे 1 करोड़ रुपए कमाता हो, इनको जो है इन्वेस्टमेंट का एक क्रेडिट बेनिफिट मिलता था टैक्स का। यानी कि आपकी तनख्वाह साल में 100 रुपए, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और वो 100 रुपए में 20 रुपए टैक्स आपका बनता है। उस 20 रुपए के बराबर उसका 20% आपको जो है वो इस चीज में वापस मिल जाता था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो आईपीओ कंपनीज का आता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आईपीओ लिस्ट करने जाती हैं, ये वापस ले लिया गया है। ये देखें, इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशंस आ सकती हैं, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में ज्यादातर टैक्स के लिए लोग रखते थे। इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए इंडिविजुअल्स को फायदा देने के लिए इंडिविजुअल्स की चीज रिवर्स हो जाए, यानी कि इंडिविजुअल सैलरीड क्लास को ये फायदा मिले कि आप म्यूचुअल फंड के लिए अगर पैसा रखते हैं आपको टैक्स मिले, लेकिन मे बी बिजनेसेस को ना मिले,
बड़े जो है वो इन्वेस्टर्स को ना मिले, छोटे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरी है। और जो मैंने टैक्स के इम्पैक्ट्स बताए कि टैक्स के इम्पैक्ट जो है वो आने हैं वो, और फिर ऑफ कोर्स डॉलर का आपको पता है इसी वजह से गिर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी बढ़ रहा है, और अभी हमारा IMF के साथ कोई चीज़ तय हुई नहीं है, होनी है अभी, और साथ में चाइना का लोन अभी जो है वापस आया वो भी आना है। तो ये सारी इम्पैक्ट है जो आ रहे हैं स्टॉक पे भी और डॉलर पे भी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद, बड़ी माहिराना राय आपने हमें दी। एक और अहम मामला है नाजरीन, और वो है कि भारत में जो तौहीन आमेज रिमार्क्स पर अब पूरी मुसलमान जो कम्युनिटी है, मुसलमान है दुनिया भर के, ज़ाहिर उनके जज्बात मजरू हैं। इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है उस पर लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रही हैं आलमी उमूर की माहिर हैं डॉक्टर हुमा बखारी साहिबा, उनको हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और कमालात, इसका मुकम्मल बयान करना तो नाज़रीन किसी भी इंसान के बस में नहीं, लेकिन इसमें किसी दर्जे कोशिश करना इंतहाई खुशबख्ती की अलामत और दुनिया और आखिरत के लिए एक ऐसी नेमत है जिसे हासिल करने की हर मुसलमान को हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए। बारी ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे इल्म, सबसे इरफा, सबसे आला और सबसे अनवर, सबसे अहसब, सबसे अनसब ने ज़बां बयान जिस कदर अल्फाज किसी मखलूक की तौसीफ में बयान किए जा सकते हैं, जिस कदर आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई, जिस कदर आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है, और जिस कदर क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाएगी, जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ में लोगों ने सोचा, जिस कदर आज लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग ता क़यामत सोचते रहेंगे, और जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई लिखी गई है, जितनी बड़ाई लिखी जा रही है, और जिस कदर बड़ाई ता क़यामत लिखी जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में इन सबसे बुलंद उबाला। बारी ताला का इरशाद है कि इन्नका लक़ल्क़ अज़ीम, आपको रसूल और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। गोया जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई रहेगी वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेगी। और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए बहुत से बदबख्त ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जहाँ अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं, वहीं मुसलमान आलम को अज़ियत और तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। ऐसा ही अमल अंजाम देकर आलमी हम दुश्मन भारतीय सरकार की कारिंदों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह कर दिया। इस पर जब एहतजाज किया गया तो अब ना सिर्फ मकानात गिराए जा रहे हैं बल्कि जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जिस पर ज़ाहिर है पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो रंजो अलम में मुब्तला हैं। वह बखाई साहिबा पाकिस्तान तो हर फोरम पे आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन ये होता रहता है। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी की ज़ात मुबारक के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना कभी बयानात, कभी कोई अमल लोग करते रहते हैं। आलमी फोरम पर यह मामला उठाया गया, आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? देखिए, रोके जाने की बात नहीं है, बस ये हुआ है कि इंडिया एक्सपोज हुआ है। इंडिया की तो ये पॉलिसी तवातुर के साथ थी, और पॉलिसी ये थी कि वो बड़ी हैवी इकोनॉमिक कन्वर्जेंस में था मुस्लिम स्टेट्स के साथ। मतलब अगर आप मुस्लिम स्टेट्स का, UAE का, गल्फ स्टेट्स का ट्रेड वॉल्यूम देखें इंडिया के साथ, तो वो इनक्रेडिबल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स या रेमिटेंसेस, जो कुछ भी है। लेकिन जो ये सूरत हाल बनी, इसकी वजह से जाहिर है कि एक सफारती आग है जिसका इंडिया को सामना है, और उस सफारती आग से मुकाबला करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स इंटरनेशनल फ्रंट्स पे लिए, जब उनके जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो उनके सफारतकार थे, जब उनको बुला के तंबीह की गई और सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने इन दो लोगों को, एक शर्मा है, जदयाल है शायद उनका नाम, उनको उन्होंने बरतरफी कर दी। लेकिन जो लोग वाकई इंडिया की सियासत पे नज़र रखते हैं वो कहते हैं कि बरतरफी जो है ये वक्ती है, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बीजेपी की सियासत में वापस आएंगे। और उसके साथ साथ जो दोगली सियासत है वो ये है कि जो सिफारती उन पे प्रेशर था उसको तो उन्होंने समवेज एड्रेस कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ख़राब हो। क्योंकि इंडिया की तो तवातुर के साथ ये कोशिश है कि चाहे UAE हो, चाहे गल्फ स्टेट्स हो, चाहे ईरान हो,
चंबेहार पोर्ट हो, वो अपनी ताल्लुकात मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कंसोलिडेट करते हैं और इस बात को दिखाते हैं कि देखिए मुस्लिम दुनिया हमसे नाराज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। तो जब वहां पर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि उसको एड्रेस किया जा सके, लेकिन उसके नतीजे में जो इंडिया में हो रहा है वहां आपको खुली रियासती दहशतगर्दी नजर आती है। आप मुझे बताइए, घर मसमार करने में मशीनरी लगती है, अप्रूवल्स होते हैं, ये चीज क्या स्टेट की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बल्कि मंशा के बगैर हो सकती है? बिल्कुल। ये जो स्टेट टेररिज्म इस वक्त अनलीज हुआ है इंडिया में, इसमें बिल्कुल मोदी सरकार की मंशा मर्जी शामिल है। तो वो बाहर के लिए एक पॉलिसी है और अंदर के लिए दूसरी पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया में इस हवाले से एक शोर मचा हुआ है। और दूसरी बात है कि जैसे आपने अपने जो इब्तदाई कलमात थे उसमें कहा था कि जब बात रसूल खुदा की आती है ना, तो फिर ना जान अहम रहती है ना जिंदगी अहम रहती है। सही बात। और इसी वजह से आपने देखा कि वहां पे जो इस वक्त बैकलैश आया है, जिस बच्चे को आज मारा है उस माँ का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे है और वो कहती है कि मुझे कोई गम नहीं कि मेरा बच्चा इसमें चला गया। और तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वक्त कदर डिफिकल्ट पोजीशन में है, और पहले तो वो ये दोगली सियासत चला लेते थे, लेकिन अब उसको कुछ रियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना मुझे लगता है ये प्रेशर बढ़ेगा। OIC में भी इसकी बात हो रही है, ईरान के साथ ही इंडिया ऑयल खरीदने जाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान से भी इस बात के हवाले से रेड फ्लैगिंग हुई है। और ये जो अवाम में एक वेव ऑफ रिजेंटमेंट और गुस्सा आया है ना, वो मेरे ख्याल इंडिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि अब तक इंडिया ये करता था कि जो लीडरशिप थी उसको वो राम करके रखता था, लीडरशिप के साथ अपनी कन्वर्जेंस रखता था, और आम आदमी के साथ जो होता था वो देखा जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अक्रॉस कंट्रीज, मतलब जो प्राइवेट काम करने वाले हैं, उन्होंने भी इंडियंस को निकालना शुरू किया और उनसे कहा है कि आप हमारे यहाँ कारोबार नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। इंडिया ने रिटेलिएशन में कतर एयरवेज को बाइकआउट करने की कोशिश की। तो आप देखिए, इंडिया ये नहीं है कि इंडिया जो है वो कहता है कि मेरे से गलती हुई है, मैं इसका इदराक कर लूँ। इंडिया हिट बैक भी करना चाहता है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस रवैये में जिस तरह की रोक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरह की रोक उस वक्त तक नहीं आएगी जब पूरी मुस्लिम उम्मा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम्स के साथ जुड़कर इस हवाले से इस आवाज़ को जिंदा रखे, क्योंकि वो जो रोक होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, इंडिया पढ़नी चाहिए थी, वो नहीं पढ़ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने स्टार्ट में कहा कि जो बड़ा एक स्टेक है, ज़ाहिर अगर हम अरब कंट्रीज़ का देखें तो एक बड़ा वो तिजारत करते हैं, एक बड़े पैमाने पर करते हैं, और इंडिया से करते हैं, इंडिया करता है उनसे, तो एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है मुस्लिम ममालिक की। पर आपने कहा ना कि मुत्तहिद हो के जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके साथ मिल के आवाज़ उठाएं। ज़ाहिर है जिस तरह नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जो इंतहा पसंदी फैली है, हम देख रहे हैं ख़ुद इंडिया में अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। आज के वाक़े को छोड़ के हम पिछले वाक़यात देखें तब भी ऐसे ही है। तो क्या आपको लगता है कि तमाम जो मुस्लिम उम्मा है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के एक नुक्ते पर मुत्तहिद हो के कर सकते हैं और करेंगे कुछ? देखिए, जो मुद्दा है वो ऐसा है कि इस पे ऐसा हो सकता है। अब तक तो बात ये थी ना कि मुसलमानों का इस्तेहसाल होता था, लेकिन अब जब रसूल खुदा पे बात आती है तो लोग जुड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और इंडिया अभी भी इसमें इन सम वेज पीछे नहीं हट रहा। उसकी फायर ब्रिगेड स्ट्रैटेजी है कि उस आग को बुझाओ जिस आग से मेरा माशी नुकसान हो रहा है, लेकिन और जहां मैं अपनी सियासत को कमजोर होता देख रहा हूं वहां पर मैं कुछ कर लूं, लेकिन इंटरनली रियल स्टेप्स ऑन द ग्राउंड बजाय के वहां पे आपको मोदी सरकार बैकफुट पे न होती नजर आती, वहां तो आपने देखा कि जुल्म और इस्तेहसाल बढ़ गया है। और अब इशू सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है जी, इशू तो है दालित्स का, इशू तो है क्रिश्चियंस का, इशू तो है सिख कम्युनिटी का। अभी आपको पता है यासीन मलिक के साथ जो हुआ है उसके हवाले से यूके में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, और जगह भी प्रोटेस्ट था। इस वक्त स्कैटर्ड वॉइसेस हैं, और इंडिया बहुत स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क करता है इन स्कैटर्ड वॉइसेस को अलग अलग एड्रेस करने की, अपने माशी मफादात मुस्लिम कंट्रीज के साथ बचाने की कोशिश करता है, और मुसलमानों के इस्तेसाल को एज अ पॉलिसी कंटिन्यू करता है। मेरे ख्याल है कि इन दो चीज़ों को अभी जोड़ कर दिखाने की ज़रूरत है, और ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद इन दोनों चीज़ों को जुड़ना चाहिए।
अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जिस तरीके इस्लामोफोबिया के मामले को उठाया गया, बाकायदा आलमी फ़ोरम पर फिर एक दिन का तयन किया गया कि इस दिन को मनाया जाएगा, इस्लामोफोबिया के हवाले से एक आवाज़ बने वो। अगर हम आज की हुकूमत की बात करें, ज़ाहिर है आप बड़ी गहरी निगाह रखती हैं इन सारे मामलात पर, आज की हुकूमत की जो पॉलिसी है इस्लामोफोबिया के हवाले से और इन दीगर इशूज़ के हवाले से, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं हरगिज़ नहीं ये कहूँगी कि किसी भी मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल खुदा नहीं है या इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं है, ऐसी तो बात हम सोचते भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि इनका एजेंडा बहुत स्कैटर्ड है, ये लोग स्प्रेड आउट हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पर, तो शायद उस तौर से फोकस्ड रिस्पांस नहीं आई जिस तौर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल मुझे पता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने OIC के जो चेयर हैं उनसे बात की है, और हमारी जो दीगर पावर में लोग हैं उन्होंने भी अहम ट्वीट्स की हैं, बात की है, लेकिन मेरे ख्याल सूरत हाल इससे बहुत आगे निकल गई है। और आपने इमरान खान साहब का भी हवाला दिया, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, पूरी दुनिया इस पे यूनाइट हुई, यूनाइटेड नेशंस का कंसेंसस डेवलप हुआ। जब ये दिन मनाने की बात हुई तो उस पर बहुत रेजिस्टेंस भी आई, इस रेजिस्टेंस के बावजूद ये दिन बना, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा वाकया हुआ। ये भी आप सही कह रहे हैं। 5 जून को ये हुआ और उसके बाद 2-3 दिन इंडिया इंतजार करता रहा कि ये ब्लो ओवर हो जाएगा और हमें इसके हवाले से कुछ करना नहीं पड़ा। जब सूरत हाल उनके हाथ से निकल गई और उनको सिफारती सतह पे बहुत मसाइल आने लगे, तब उन्होंने कुछ स्टेप्स का समझिए ऐलान किया। और जो इंडिया के अपने बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि ये सिर्फ उन्होंने इस वक्त एक समझिए आग बुझाने के लिए काम किया, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है। बहुत लोग तो ये समझते हैं कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए थे, कल उनकी सियासत इंडिया में और भी मजबूत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल ये वो सवालात हैं जिस पे बात करनी चाहिए। जो चीज़ें हुई वो अच्छी हैं, लेकिन एक जो कलेक्टिव रिस्पांस आनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी नहीं आती, और जिसका आपने भी जिक्र किया था कि जो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस इंडिया ने क्रिएट की है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, वो उसको बचाना भी चाहता है, उस पर काम भी करता है, और इंडिया के जो अंदर हो रहा है उसको इससे अलहदा रखना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रही है, ना सिर्फ ये बल्कि अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमा मखाई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ ये बल्कि खुद मोदी सरकार को उनकी अपोजिशन की जानिब से भी बड़ी इस पर मज़ाहिमत का और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।